साथियों नमस्कार। आज हम संस्कृत शिक्षक के कर्तव्य तथा संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत इनके 2009 से 2023 तक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इनमें भी हम देखेंगे अधिकांश प्रश्न रीट 2021 रीट पात्रता 2022 से पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न रिवाइज हैं, कुछ प्रश्न आपस में मिलते जुलते हैं, कुछ शब्द बदल करके वही प्रश्न रिवाइज हो गए। आइए हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, हमारी तैयारी कैसी है, किस प्रकार से और अधिक तैयारी को अच्छा हम कर सकते हैं। संस्कृत शिक्षकस्य प्रथमम कर्तव्यमस्ति। संस्कृत शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य है। ये संस्कृत एजुकेशन 2015 में पूछा गया है। यहाँ पर जितने भी कर्तव्य हम देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, वो सब संस्कृत शिक्षक के कर्तव्य हैं। उनमें से प्रथम का चयन करना है। संस्कृत साहित्य से ज्ञाता, संस्कृत साहित्य का ज्ञाता होना चाहिए, ये संस्कृत शिक्षक का कर्तव्य है। फिर हम देखेंगे संस्कृत साहित्य में प्रति अभिप्रेरक है। संस्कृत साहित्य के प्रति छात्रों को प्रेरणा देना वाला होना चाहिए, ये भी सही है। संस्कृत भाषा यहाँ ज्ञाता, संस्कृत भाषा का ज्ञाता हो, और व्याकरण से ज्ञाता, व्याकरण का ज्ञाता हो। चारों ही ऑप्शन सही है। इनमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसके आधार पर बाकी संस्कृत शिक्षक के कर्तव्य टिके हुए हैं। यदि शिक्षक संस्कृत भाषा का ज्ञाता है तो वह संस्कृत साहित्य को भी जान जाएगा, संस्कृत भाषा के प्रति प्रेरणा भी देगा और संस्कृत व्याकरण को भी जानेगा। यदि संस्कृत भाषा का ज्ञाता नहीं है तो बाकी तीन उसके लिए गौण हो जाते हैं, बाकी समझ में ही नहीं आएंगे। देखते हैं संस्कृत शिक्षक के कौन कौन से कर्तव्य हैं। संस्कृत भाषा का ज्ञाता, ये सबसे पहला कर्तव्य है। फिर संस्कृत साहित्य का ज्ञाता, ये दूसरा कर्तव्य है। भाषा जानेगा तो साहित्य जान जाएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण की नवीनतम विधियों का ज्ञाता, ये तीसरा कर्तव्य है। संस्कृत साहित्य के प्रति अभिप्रेरक है, संस्कृत साहित्य के लिए प्रेरणा देने वाला। पाठ्यक्रम समुचित विभाजक है, पाठ्यक्रम का उचित विभाजन करने वाला। ऋतु, पर्व, त्योहार, प्रसिद्ध महापुरुषों की जयंतियां, इनके आधार पर पाठों को पढ़ाने वाला, यह है पाठ्यक्रम का विभाजन। और व्याकरण से ज्ञाता, व्याकरण का ज्ञाता, ये संस्कृत शिक्षक के कर्तव्य है। एकमात्र प्रश्न अब तक संस्कृत शिक्षक के कर्तव्य से पूछा गया है। अब संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत, इससे बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। अधिकांश प्रश्न रीट पात्रता में से हैं। संस्कृत शिक्षण से सामान्य सिद्धांत है नास्ति, संस्कृत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, अभ्यास का सिद्धांत है। अभ्यास करेंगे संस्कृत शिक्षण अच्छा होगा, ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। क्रियाशीलता यह सिद्धांत है, क्रियाशील रहेंगे तो भी ठीक से सीख पाएंगे। रुचि सिद्धांत है, संस्कृत भाषा में रुचि होगी तो भी हम अच्छा सीख पाएंगे। लिंग भेद से सिद्धांत है, लिंग भेद का सिद्धांत, यह लिंग भेद संस्कृत शिक्षक नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करता है। तो यहाँ ये इस प्रश्न का उत्तर है। संस्कृत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत लिंग भेद का सिद्धांत नहीं है। रीट पात्रता 2022 के L2 और भाषा 1 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए ऐसे ही खूब सारे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। उससे पहले संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हम समझ लेते हैं। जैसे जैसे इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे उनकी व्याख्या हम करते चलेंगे। स्वाभाविकता यह सिद्धांत है, रुचि सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत। क्रियाशीलता यह अभ्यास से च सिद्धांत है, क्रियाशीलता और अभ्यास का सिद्धांत।
मौखिक कार्य से सिद्धांत है, मौखिक कार्य का सिद्धांत। अनुपात क्रमयोः सिद्धांत है, अनुपात और क्रम का सिद्धांत हो गया। वैयक्तिक भिन्नतायाः सिद्धांत है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। समवाय समवाय सिद्धांत है, समवाय सिद्धांत सबको मिलाकर के बनाया गया सिद्धांत। चयनम विभाजनञ्च सिद्धांत है, चयन और विभाजन का सिद्धांत। और अंतिम है भावाभिव्यक्ति का सिद्धांत। ये 9 सिद्धांत हैं। अब इनसे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। संस्कृत शिक्षण उपयोगी सिद्धांतो अस्ति। संस्कृत शिक्षण के उपयोगी सिद्धांत है, तीनों ही है। स्वाभाविकता का है, क्रियाशीलता का है और रुचि का सिद्धांत है। ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न हम शिक्षण विधियों को देख रहे हैं, कुछ प्रश्नों का लेवल बहुत ऊपर आएगा, बाकी के प्रश्न सरल हैं। एक बार भी हमने यदि उनको पढ़ा है, याद कर लिया है, तो उत्तर निकालने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। संभाषण शिविराणाम आयोजने, संभाषण शिविरों के आयोजन में संस्कृत भाषा शिक्षण से, संस्कृत भाषा शिक्षण का कह सिद्धांत है स्वीक्रियते। कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया जाता है? संभाषण शिविरों के आयोजन में संस्कृत भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया जाता है? संस्कृत की बहुत बड़े विश्वविद्यालय, महाविद्यालय ये संभाषण शिविरों का आयोजन करते हैं। 10 दिन का, 15 दिन का, 21 दिन का, महीने भर का। इनके माध्यम से वह बातचीत होती है, संभाषण करना सिखाया जाता है, बातचीत करना सिखाया जाता है। एक ऐसा वातावरण हमें दिया जाता है कि संस्कृत हम स्वाभाविक रूप से सीख सकें। तो यहां काम करता है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या है? कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? एक प्रसिद्ध भाषाविद हुए ई पामर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी। इसमें स्वाभाविकता की शक्ति के विषय में लिखा है। ई पामर भाषाविद हैं, इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्टडी। इस पुस्तक में इन्होंने स्वाभाविकता की शक्ति, स्वाभाविकता के सिद्धांत के बारे में लिखा है। इनके अनुसार इन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक ऐसे वातावरण का निर्माण हम करें जहां स्वाभाविक रूप से छात्र, अध्यापक संस्कृत भाषा को बोलने का, संस्कृत भाषा को समझने का, सब मिलकर के संस्कृत भाषा में बातचीत करने की प्रेरणा प्रदान करें। तो स्वाभाविकता के सिद्धांत के अनुसार कक्ष और कक्षा से बाहर भी सरल संस्कृत वाक्यों का प्रयोग करके विद्यालय में संस्कृतमय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, स्वाभाविकता का सिद्धांत कहता है संस्कृत संभाषण शिविरों का आयोजन होना चाहिए। संस्कृत शिक्षकों को आपसी संवाद में संस्कृत भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। छात्रों को श्लोक, सूक्तियों को कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह भी स्वाभाविकता का सिद्धांत है। संस्कृत भाषा की कुछ प्रसिद्ध सूक्तियों और श्लोकों को कक्ष तथा उससे बाहर स्थापित करना चाहिए। छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। फिर देखिए, थर्ड ग्रेड 2023 में एक और प्रश्न पूछा गया। भाषा शिक्षणम जन्मजात प्रवृत्ति रस्ति इत्यनेन संबंध है शिक्षण सिद्धांत है अस्ति। इससे संबंधित शिक्षण सिद्धांत है। भाषा सीखना जन्मजात है या जन्म से ही भाषा सीखने में सरलता रहती है। यह शिक्षण सिद्धांत है प्रवृत्ति का, रुचि का, अभ्यास का या स्वाभाविकता का। तो बालक में जन्म लेगा तो भाषा के प्रति कोई रुचि नहीं है, अभ्यास वो कर नहीं सकता। स्वाभाविकता का सिद्धांत है स्वाभाविक रूप से ही भाषा सीख जाता है।
बालक की माँ, बालक का परिवार। जैसी भाषा बोलता है बालक स्वाभाविक रूप से उनसे वैसी ही भाषा सीख जाता है। बालक का परिवार संस्कृत भाषा बोलता है तो संस्कृत सीखेगा, हिंदी भाषा बोलता है हिंदी भाषा सीखेगा, अंग्रेजी भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जैसी भी भाषा बोलता है वैसे ही बालक सीखता है, स्वाभाविक रूप से सीखता है। तो ये स्वाभाविकता का सिद्धांत है। अनुपात क्रम से च नियम है इति किम। अनुपात और क्रम का नियम यह क्या है? अनुपात और क्रम का नियम यह क्या है? ये रीट पात्रता का प्रश्न है। शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण कौशल है या शिक्षण विधि है? तो ये शिक्षण सिद्धांत है। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुपात क्रमयोः सिद्धांत है। अनुपात के अनुसार उद्देश्य निर्धारित हो और क्रम के अनुसार उद्देश्य निर्धारित हो। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और इसके बाद में है उच्च स्तर। सामान्य एजुकेशन में प्राथमिक नहीं, प्राथमिक में संस्कृत शिक्षण नहीं है, तो उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च स्तर पर संस्कृत के उद्देश्यों का अनुपात निर्धारित हो, कितने अनुपात में किस स्तर पर पढ़ाएंगे, और उनका क्रम निर्धारित हो, किस क्रम में किस स्तर पर कौन से उद्देश्य रहेंगे। यही अनुपात और क्रम का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों पर क्रम अनुसार बल दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृत भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों में उचित अनुपात स्थापित करना चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च स्तर के अनुसार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्राथमिक संस्कृत एजुकेशन में प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। अब देखिए यहां से प्रश्न पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर मौखिक कार्य पर बल देना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर सामान्य व्याकरण ज्ञान पर बल देना चाहिए, उच्च स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहिए, साथ में रचना और अनुवाद संबंधित कार्य भी उच्च स्तर पर निर्धारित होने चाहिए। अब देखिए इसी से एक और प्रश्न पूछा गया। प्रारंभिक स्तरे कस्य कार्य से प्रधानता भवेत। प्रारंभिक स्तर पर किस कार्य की प्रधानता होनी चाहिए? प्रारंभिक स्तर पर किस कार्य की प्रधानता होनी चाहिए? मौखिक कार्य की। अभी यहां से ध्यान से जब हम पढ़ेंगे तो लगभग 3 से 4 प्रश्न आपस में ही मैच कर रहे हैं। कभी ऑप्शन को प्रश्न में लिख करके प्रश्न पूछा गया है, कभी इससे संबंधित कुछ शब्दों को बदल करके पूछा गया है। सारे रीट और रीट पात्रता के प्रश्न है। ये 2021 में आया है। इसके आधार पर शेष प्रश्न देखिए। मौखिक कार्य से प्रधानता कस्मिन् स्तरे भवेत्। मौखिक कार्य की प्रधानता किस स्तर पर हो? अनुपात और क्रम के सिद्धांत पर हमें कहा गया कि मौखिक कार्य की प्रधानता प्रारंभिक स्तर पर होनी चाहिए। प्रारंभिक यहां उसे कहा गया है। प्रारंभिक का अर्थ हम समझ सकते हैं। प्राथमिक अभी हमने देखा और उच्च प्राथमिक दोनों में देखा हमने। प्राथमिक स्तर पर मौखिक कार्य, ये जो प्राथमिक स्तर है इसी प्राथमिक स्तर को यहां कहा गया है प्रारंभिक, और इससे भी हम समझ सकते हैं उच्च प्राथमिक या फिर प्राथमिक, जहां संस्कृत शिक्षण कक्षा 1 से 3 से प्रारंभ कर दिया जाता है वो प्राथमिक, और उच्च प्राथमिक अर्थ है 6, 7, 8। इसी को यहाँ कहा गया है प्रारंभिक। तो प्रारंभिक स्तर पर किसकी प्रधानता हो? मौखिक कार्य की। यहाँ विपरीत करके प्रश्न पूछा गया। मौखिक कार्य से प्रधानता कस्मिन् स्तरे भवेत्। मौखिक कार्य की प्रधानता किस स्तर पर हो? प्रारंभिक स्तर पर हो, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए। 2022 में पूछा गया। फिर देखिए ऐसा ही और प्रश्न है।
संस्कृत भाषा शिक्षण से संस्कृत भाषा शिक्षण के अनुपात से क्रम से च सिद्धांतानुसारेण अनुपात और क्रम के शिक्षण के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक स्तरे प्रधानता भवेत। प्रारंभिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर प्रधानता होनी चाहिए मौखिक कार्य से। मौखिक कार्य की जो प्रश्न 2021 में बनाया गया उस प्रश्न के आधार पर 2022 आते आते एक ही वर्ष के बाद में 3 प्रश्न बना दिए गए। प्रश्न वही है, सिद्धांत वही है, कुछ शब्दों को बदला गया। जैसे यहाँ पर इस सिद्धांत का नाम और जोड़ दिया गया। उससे पहले 2 प्रश्न थे उनमें सिद्धांत का नाम नहीं था। साथियों, जिनको हम पढ़ रहे हैं ठीक प्रकार से पढ़ें, इससे समझ करके पढ़ें कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, इनमें से आने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बढ़ेंगी भी नहीं तो उत्तर निकालने में ये हमें जरूर मदद करेंगे। संस्कृत शिक्षणम प्रति छात्रेषु रुच्युत्पादनार्थम शिक्षकेण करणीयम। संस्कृत शिक्षण के प्रति छात्रेषु छात्रों में रुचि उत्पादनार्थम। प्रश्न को पढ़ते समय पदच्छेद करके पढ़ेंगे तो अर्थ आसानी से निकलेगा। रुचि उत्पादन के लिए शिक्षकेण करणीयम, शिक्षक के द्वारा करना चाहिए। संस्कृत शिक्षण के प्रति छात्रों में रुचि उत्पादन करने के लिए शिक्षक के द्वारा करना चाहिए। ऐसा कौन सा काम शिक्षक करे जिससे संस्कृत शिक्षण में रुचि उत्पन्न हो। पाठ्य पुस्तक से श्लोकानाम वाचनम। पाठ्य पुस्तक के श्लोकों का वाचन करना। विविध साहित्यिक गतिविधि नाम आयोजनम। अनेक प्रकार की साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन करना। संस्कृततः हिंदी भाषायाम अनुवाद करणम। संस्कृत से हिंदी भाषा में अनुवाद करना। या कठिन शब्दानाम अर्थ लेखनम। कठिन शब्दों का अर्थ लिखना। ये 3 आपस में मिलते हैं, एस और द। अनेक प्रकार की साहित्यिक गतिविधियों का जब हम आयोजन करते हैं, आयोजन में अपने आप ही बालकों की रुचि हो जाती है कि देखो ये आयोजन किसका है, क्या होगा इसमें, कैसे हमें सिखाया जाएगा, सिखाने वाले कौन है, विषय क्या रहेगा, पाठ्य बिंदु क्या रहेगा। तो किसी भी प्रकार का आयोजन है उसमें अपने आप ही रुचि उत्पन्न होती है। तो अनेक प्रकार की साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन करके संस्कृत शिक्षण के प्रति शिक्षक रुचि उत्पन्न कर सकता है। यहाँ रुचि के लिए लिखा गया है तो ये रुचि का सिद्धांत है। रुचि है सिद्धांत। छात्र रुचि के विषय को अधिक सरलता व तीव्रता से सीखते हैं। पिनसेट महोदय के भी लगभग 3 प्रश्न हमें रीट में देखने को मिलेंगे। पिनसेट महोदय ने द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड लिखा है। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड में लिखा है रुचि के सिद्धांत के लिए, यावत छात्रेषु सक्रिय रुचिर न भविष्यति तावत शिक्षकस्य सर्वोत्तमम कार्यम पूर्णम न भविष्यति। जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं रहेगी तब तक शिक्षक का सबसे श्रेष्ठ कार्य पूरा नहीं होगा। ये परिभाषा भी प्रश्न में दी गई है रीट में और इससे भी प्रश्न पूछा गया है। पिनसेट महोदय उनकी पुस्तक और उनकी परिभाषा, इससे लगभग 3 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। रुचि का सिद्धांत संस्कृत शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रयोग हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। संस्कृत की पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं तो सरल, सरस और आकर्षक होनी चाहिए। संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पूर्व ज्ञान से जोड़ करके हमें शिक्षण कराना चाहिए। संस्कृत शिक्षण में क्रीड़ा या खेल सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। इसके माध्यम से शब्द रूप और धातु रूप हम आसानी से सिखा सकते हैं। क्रीड़ा सिद्धांत, खेल सिद्धांत के आधार पर संस्कृत शिक्षण में कथा सुनाकर, प्रसंग सुनाकर, गीत आदि के माध्यम से रुचि उत्पन्न की जा सकती है। संस्कृत भाषा में विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेकर के छात्र आते हैं तो उनको पुरस्कार, पारितोषिक देकर के सम्मानित करना चाहिए। विद्यालय स्तर पर भी अंत्याक्षरी है, वाद विवाद है, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन,
सेस और वाचन अनेक प्रकार की साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन भी करना चाहिए। अब देखिए रुचि के सिद्धांत के अनुसार संस्कृत शिक्षण से मनोवैज्ञानिको यम सिद्धांत है अस्ति। संस्कृत शिक्षण का यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है। रुचि के सिद्धांत में लगभग 10 से 15 वाक्य पढ़ने को मिलते हैं, इतने ही हम पढ़ते हैं। उसमें लगभग 5 से 6 प्रश्न है, हर तीसरी लाइन से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। संस्कृत शिक्षण का यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत, ये दूसरा प्रश्न हो गया इस सिद्धांत से। रुचि सिद्धांत संदर्भे, रुचि के सिद्धांत के संदर्भ में यावत छात्रेषु, जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि न भविष्यति, सक्रिय रुचि नहीं होती है, तावत शिक्षक से सर्वोत्तम कार्यम पूर्णम न भविष्यति, तब तक शिक्षक का सबसे श्रेष्ठ कार्य पूर्ण नहीं होता है। इति ऐसा केन पाश्चात्य विदुषा कथितम, किस पश्चिम के विद्वान ने कहा है। अभी हमने पढ़ा था इस परिभाषा को, ये पिनसेट महोदय ने कहा है। फिर देखिए ऐसा ही एक और प्रश्न है, यावत छात्रेषु सक्रिय रुचिर न भविष्यति, तावत शिक्षक से सर्वोत्तम कार्यम पूर्णम न भविष्यति। द प्रिंसिपल टीचिंग मेथड इत्यस्मिन् पुस्तके केन लिखितम, इस पुस्तक में किसने लिखा है। एक ही प्रश्न है, यहाँ के पुस्तक का नाम और जोड़ दिया गया, प्रश्न वही है। 2021 का प्रश्न 2022 में आ गया, उत्तर भी हमारा वही होगा, पिनसेट महोदय ने लिखा है। फिर देखिए रुचि ही नैरंतर्यम वैराग्यम इत्येते त्रयः बिंदवः कस्मिन् सिद्धान्ते प्रयुज्यन्ते। रुचि, निरंतरता और वैराग्य, ये तीन सिद्धांत, ये तीन बिंदु किस सिद्धांत में काम में आते हैं, इनको कहने वाले हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने इन तीन बिंदुओं को कहा है और ये क्रियाशीलता और अभ्यास से संबंधित हैं। क्रियाशीलता और अभ्यास के सिद्धांत में ये तीन बिंदु काम में आते हैं। किसी भी बात को हम सीख रहे हैं, रुचि पूर्वक सीखें, उसमें निरंतरता रखें, और यदि कोई बाधक तत्व आते हैं बीच में तो उनके प्रति उदासीनता का, वैराग्यता का भाव हम रखें। तैयारी हम कर रहे हैं तो रुचि पूर्वक तैयारी करें, निरंतर तैयारी करें। बीच में बाधक तत्व आते हैं, पैसों का अभाव हो सकता है, मित्र का सहयोग नहीं करना हो सकता है, अच्छी पुस्तकों का अभाव हो सकता है, या संसाधनों का अभाव हो सकता है। इन सब को हम बाधक तत्व मानेंगे तो उनके प्रति वैराग्य रखें, उदासीनता का भाव रखें और अपनी तैयारी आगे जारी रखें। तो महर्षि पतंजलि ने क्रियाशीलता और अभ्यास के सिद्धांत के लिए कहा है। भाषा विज्ञान, महर्षि पतंजलि ने तीन बिंदु कहे हैं इस सिद्धांत में। रुचि पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, नैरंतर्यम निरंतरता, अभ्यास निरंतर करें। वैराग्यम, अभ्यास करते समय बाधक तत्व आते हैं तो उनके प्रति वैराग्य भाव धारण करना चाहिए। अभ्यास के अन्य बिंदु भी हैं, कठिन शब्दों और ध्वनियों की उच्चारण शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जटिल वाक्यों के उच्चारण पर बल दिया जाना चाहिए तथा सर्वप्रथम सरल वाक्यों में अभ्यास करना चाहिए। सरल व लघु वाक्यों के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति के अवसर छात्रों को देने चाहिए। छोटे वाक्य बोले, सरल वाक्य बोल करके बालक अपने विचारों को रख सके, मंच पर बोल सके, कक्षा में बोल सके, ऐसे अवसर बालकों को दें। संस्कृत गीत पद्यों के शेष और वाचन का अभ्यास कराना चाहिए। छात्रों में अर्थ ग्रहण क्षमता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। संस्कृत शिक्षण संस्कृत माध्यम से ही होना चाहिए। अभ्यास के सिद्धांत में ही क्रियाशीलता का सिद्धांत समाहित है।
इसमें थार्नडाइक महोदय के प्रयत्न व त्रुटि के तीनों सिद्धांत समाहित है। थार्नडाइक महोदय ने 3 सिद्धांत दिए हैं अभ्यास के, वो तीनों ही सिद्धांत अभ्यास और क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत भाषा के अभ्यास के लिए गद्य पद्य का शुद्ध उच्चारण, संस्कृत भाषा की अंत्याक्षरी, वाद विवाद, गीत श्लोक आदि के माध्यम से पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। कुछ प्रश्न और रह गए इसमें। गद्य खंडा नाम पद्या नाम च शुद्धोच्चारणे वाचन से कार्य कस्मिन सिद्धांते भवति। गद्य खंड और पद्यों के शुद्ध उच्चारण में वाचन का कार्य किस सिद्धांत में होता है? गद्य पद्य का शुद्ध उच्चारण हम किस सिद्धांत के माध्यम से कर सकते हैं? अभ्यास का, रुचि का, सक्रियता का या मौखिक कार्य का? देखिए, जिस विषय का अभ्यास ज्यादा अच्छा होगा उस विषय को हम ज्यादा आसानी से, ज्यादा रुचि से, ज्यादा ठीक प्रकार से सीख सकते हैं। तो यह सिद्धांत तो काम करेगा अभ्यास का। अभ्यास का सिद्धांत, इससे पहले हमने देखा था इन दोनों को एक ही जगह करके पढ़ाया जा रहा था। अभ्यास और क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास और क्रियाशीलता का सिद्धांत। यहाँ अभ्यास का सिद्धांत अलग है। गद्य खंड पद्य, यदि इनका शुद्ध उच्चारण हमें करना है तो बार बार हमें अभ्यास करना होगा। अनुभव में आता है कभी कभार हम कुछ ऐसे शब्दों को बोल नहीं पाते जो कभी कभार ही काम में आते हैं, कठिन है, तो फिर उनको बोलने के लिए जब हमें लगता है कि ये तो बोलना ही पड़ेगा, तो उस शब्द को बोलने के लिए हम बार बार उसका अभ्यास करते हैं। चुप रह करके मन ही मन उसका अभ्यास करते रहते हैं, उसको दोहराते रहते हैं, फिर बोलते हैं, फिर जीभ अटकती है, फिर बोलते हैं। तो अभ्यास के सिद्धांत के द्वारा गद्य खंड हो, पद्य हो या कोई भी अक्षर जिसमें हम अटकते हैं उसको ठीक किया जा सकता है। ये पूरे हैं अपने प्रश्न। हमने संस्कृत शिक्षक के कर्तव्य पढ़े, एकमात्र प्रश्न आया था। उसके बाद में संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत पढ़े, इसमें से बहुत सारे प्रश्न थे। प्रश्न सरल ही थे यदि हम पढ़कर गए थे। यदि हमने नहीं पढ़ा, अच्छा अभ्यास अपना नहीं था, पहले के प्रश्न नहीं पढ़े और पहली बार परीक्षा में बैठे थे तो प्रश्न बहुत कठिन थे। जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं लगातार पढ़े, निरंतर पढ़े, अच्छी पुस्तकों से पढ़े और विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हम जरूर पढ़े। संस्कृत सरला बुक है, 2009 से 2023 तक के प्रश्न है। रीट पात्रता में उपयोगी है, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में उपयोगी है। सब भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों को एक जगह करके बिंदु के अनुसार जमा करके आप सबके सुझाव लेकर के इसका निर्माण किया गया है। ऑथेंटिक प्रमाणिक ग्रंथों से इसकी व्याख्या ली गई है। यह दूसरा संस्करण है। पहले संस्करण का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था, उन प्रश्नों को समाहित करके लेटेस्ट ताजा ये संस्करण है। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।